तो जितना पेमेंट आपका बैंक से हो रहा है, जीपे मोड से हो रहा है, दैट मीन्स पेमेंट हो रहा है, मतलब पैसा कहीं ना कहीं से आया है। और पैसा आया है तो बैंक के पास रिकॉर्ड है, बैंक के पास रिकॉर्ड है, पेमेंट के रिकॉर्ड है। आज हर एक बैंक भी आपके ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स को। आप अगर आप शेयर मार्केट में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं, स्पेसिफिक लिमिट पर पेमेंट होता है, तो वो डिटेल्स भी क्रेडिट कार्ड अथॉरिटी, बैंक्स और इनकम टैक्स को रिपोर्ट करता है। नमस्ते, मैं रचना लचके बाग में 365 डेज 365 स्टोरीज हम कवर कर रहे हैं। और 1 जुलाई वो चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया जाता है। 1959 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इस संस्था की स्थापना हुई थी, और इसी वजह से 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं। और इसलिए आज हमारे साथ है अंकुर जैन, जो सीए है। उनके बारे में हम जानेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार। सर, मे, मेरी अर्ली जो लाइफ है बिफोर सीए, मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा। मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो मलाड में स्टेट एनएल हाई स्कूल से हुई है, जो एक वर्नाकुलर हिंदी मीडियम स्कूल है। वहाँ से मैंने इनिशियली ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ एजुकेशन, मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड और जो परफॉर्मेंस था, जो मार्क्स नंबर ऑफ जो मार्क्स में जो कैटेगराइज करते हैं स्टूडेंट्स को, वो एवरेज था मेरा, और बिलो द एवरेज बोल सकते हैं। आई यूज टू फेल इन वन सब्जेक्ट, टू सब्जेक्ट, इनिशियली 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड। ग्रेजुअली आफ्टर 8th स्टैंडर्ड मैंने थोड़ा रियलाइज किया, कुछ मोटिवेशन टीचर ने दिया। 9th और 10th में कुछ प्रोफेसर अच्छे मिले जिन्होंने अच्छा मोटिवेट किया। उसके बाद 9th से मेरा थोड़ा सा पिकअप स्टडी में हुआ, तो 9th में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ। इन 10th मैंने एक प्राइवेट ट्यूशन किया था, कोई क्लासेस प्रॉपर नहीं किया था। एक छोटा सा क्लासेस था, वहां से पढ़ाई करके मैंने 80% स्कोर किया था इन 10th। वो भी 1 या 2 सब्जेक्ट के ट्यूशन मैंने लिए। आफ्टर 10th मैंने बीएसडी जूनियर कॉलेज, दैट इज कॉल्ड नागिन दास खांडवाला कॉलेज, ज्वाइन किया। वहां से टिल 10th हमारा पूरा हिंदी मीडियम था। फ्रॉम 11th ऑनवर्ड वी आर कम्प्लीटली इंग्लिश आ जाता है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है फॉर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो 1-2 साल काफी चैलेंजिंग थे, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश में, विद विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। एक डिक्शनरी 2 डिक्शनरी लेके हम लोग एक एक वर्ड का मतलब समझते थे। जो बाकी स्टूडेंट कॉलेज लाइफ इंजॉय कर रहे थे, जो इंग्लिश मीडियम वाले, हम लोग बुक्स के साथ में इंजॉयमेंट करते थे डिक्शनरी के साथ में। इस हिसाब से 11th 12th थोड़ा गुजरा। और लेकिन तो वहाँ पे भी हम लोग ने एक एज अ फाइटर रोल प्ले करके 11th का थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन हुआ, फिर 12th में अगेन 75% स्कोर कर लिया एट दैट टाइम इन ईयर 2009। उसके बाद परफॉर्मेंस, आफ्टर 12th सीए ज्वाइन किया, उसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस के टाइम पे तो मुझे सीए करना था, घर वालों को नहीं कराना था, क्योंकि सीए टफ होता है, सबको पता है। तो एक था क्रेज था करने का, तो घर वालों को कराना था, मेडिकल फील्ड कराना था। मेडिकल बी फार्मा या एम फार्मा कर लो, एज अ मारवाड़ी बैकग्राउंड है तो आपको एक शॉप करा के दे देंगे, आप रन करना। मैंने तो बोला था भाई करना तो यही करना है, नहीं तो नहीं करेंगे। सीपीटी विदाउट क्लासेस बाहर पढ़ाई किया। एक अगेन एक अच्छी टीचर मिल गई जिन्होंने विदाउट फीस मेरे को पढ़ाया, और अगेन 70% स्कोर किया इन एंट्रेंस एग्जाम। आफ्टर उसके बाद इंटर होता है। इंटर में फर्स्ट अटेम्प्ट में तो फेल हो गए, दोनों सेकंड अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप क्लियर हो गए, और फाइनल अकॉर्डिंगली 2 अटेम्प्ट लगे, फाइनल भी क्लियर हो गए। मेरा जो आर्टिकलशिप था वो एक मलाड में स्मॉल सी फॉर्म से रहा, जो पार्टनरशिप से फॉर्म था। वो पार्टनरशिप जो 3 साल का जो हमारा जो पीरियड रहता है ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप, वो बहुत ही इंस्पायरिंग रहता है, बहुत ही मतलब वो जो 3 इयर्स रहते हैं, आपको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली फिट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट रहता है, जो वो बहुत ही आपके लाइफ में योगदान देता है। और वो काफी अच्छा मुझे सी फॉर्म मिला था। तो मुझे ग्रास रूट से, बेसिक लेवल से लेके इंडियन इनकम टैक्स कैसे फाइल करना है, मेरे को जब मैंने सी फॉर्म ज्वाइन किया था आर्टिकलशिप के लिए, मेरे को कंप्यूटर भी ऑपरेट करना नहीं आता था। उन्होंने धीरे धीरे ट्रेन किया, और अकॉर्डिंगली ये लाइफ जर्नी रही। तो हमने भी हमारा आर्टिकलशिप का जो टाइम है वो बहुत ही मेहनत से
कंप्लीट किया। आप बोल सकते हैं कि बाकी जो आर्टिकल जिनका पीरियड रहता है वो 6 to 7 आवर्स का रहता है, बट हम लोग 10-10 घंटा सी के ऑफिस में बैठते थे। तो वो टाइम पे जो हमारे बॉस थे वो भी, जो हमारा बैच बन चुका था आर्टिकल 8-10 दिन का, वो भी अप्रिशिएट करता था, क्योंकि हमारे जो उनके जो कैरियर थे 25-30 साल की प्रैक्टिस में, जो हमारा बैच था वो मोस्ट हार्ड वर्किंग और मोस्ट टैलेंटेड बैच था उनके अकॉर्डिंग। तो उस हिसाब से हम लोग ने एवरी स्टेज ऑफ लाइफ पे एक फायर फाइटर का रोल प्ले करके आगे बढ़ते गए। 2015 में मेरा सीए पास आउट हुआ, मई 15 में। उसके पहले मेरे 2 अटेम्प्ट लग चुके थे, ये थर्ड अटेम्प्ट। और थर्ड अटेम्प्ट तो थोड़ा सा कैसा था, सेकंड अटेम्प्ट में ड्यूरिंग द सेकंड अटेम्प्ट में मेरा रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, तो मेरे उसके टेंशन में मेरे फादर को हार्ट का इशू भी हुआ था। ओके, तो उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट, आफ्टर थर्ड, क्योंकि हमारे साथ मारवाड़ी हम लोग में शादी बहुत जल्दी होती है, तो मेरे को ऐसे रिश्ते तो आ ही देते फर्स्ट अटेम्प्ट में भी, सेकंड अटेम्प्ट में, लेकिन मैं पोस्टपोन कर रहा था। लेकिन आफ्टर सेकंड अटेम्प्ट के रिजल्ट के बाद मैं भी समझ चुका था भाई इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी और इसको भी साथ में लेना पड़ेगा सीए के साथ में। तो ड्यूरिंग द एग्जाम मैं लड़की देखने गया था, लड़की पास की, वापस आके अगले दिन एग्जाम दी। आफ्टर सी कंप्लीशन एग्जाम, मेरे सी एग्जाम के 10 दिन बाद मेरी सगाई थी और 20 दिन बाद मेरी शादी थी। तो 20 दिन बाद शादी की, 1 महीने बाद रिजल्ट आया, सी भी बन गए और लड़की भी मिल गई। ये लाइफ की सी तक की लाइफ है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी कहानी है आपकी, क्योंकि आपने कहा कि आप बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थे। कई बार एग्जाम्स में आप फेल भी हुए थे, कोई सब्जेक्ट आपका रहा था, और वर्नाक्युलर मीडियम के आते आप हैं, और फिर भी आपने सीए पास किया। क्योंकि हम सभी को पता है कि सीए का जो एग्जाम है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। लोग सालों साल उसकी मेहनत करते हैं और फिर जाके पास होते हैं, या फिर पास भी नहीं होता है। पर आपने करेक्ट। बहुत ही मेहनत किया होगा फिर उसके। सर, आपकी स्टोरी जो है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है, क्योंकि बहुत ही ऐसे स्टूडेंट्स है जो वर्नाक्युलर मीडियम से आते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि आगे जाके क्या करना है। और थोड़ा कॉन्फिडेंस की भी कमी रहती है कि जब इंग्लिश में लैंग्वेज आता है, और बाकी हर जगह पे हर प्रोफेशन में इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है, तो फिर तभी वो घबरा जाते हैं और क्या करना है वो पता नहीं होता उन्हें। तो आपने बहुत ही मेहनत की होगी उसके पीछे जब आप सीए बने। और हमें पता है कि सीए की जो एग्जाम है वो बहुत ही कठिन रहती है। लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तब जाके कुछ हजार स्टूडेंट्स पास होता है। तो इस जर्नी के बारे में बताइए। जैसे मैंने डिस्कस किया, वो जर्नी तो आप आफ्टर जो जर्नी रहती है, जो 3 इयर्स 5 इयर्स का, जो हमारा 3 इयर्स का आर्टिकलशिप रहता है, 5 इयर्स का जो टोटल ड्यूरेशन रहता है सीए का कोर्स, वो आप उसमें आप मेंटली फिजिकली और पूरे तरीके से आपको आपको प्रिपेयर करना रहता है। मेंटली प्रिपेयर करना रहता है, इमोशनली रहता है, फिजिकली प्रिपेयर करना रहता है। सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। उसमें आपकी फिजिकल ट्रेनिंग होती है, फिजिकली आपको भागना पड़ता है। इन द मॉर्निंग उनको कॉलेज जाना रहता है, अर्ली मॉर्निंग। फिर ड्यूरिंग आर्टिकल, फिर कॉलेज के बाद हमको फुल डे ऑफिस में स्पेंड करना है ड्यूरिंग द सीए के ऑफिस में। उसके साथ साथ में हमारी सीए की ट्रेनिंग होती है, कंप्यूटर क्लास होते हैं, ओरिएंटेशन के लेक्चर्स होते हैं, फैमिली फैमिली प्रेशर रहता है। जैसे आपको आप फेल होते हो तो वो भी एक पॉइंट रहता है, फैमिली पे प्रेशर आता है, फैमिली का प्रेशर हमारे ऊपर आता है, तो वो एक चैलेंजिंग रहता है। और कैसा रहता है, एक स्टेज के बाद फैमिली का भी आपसे एक्सपेक्टेशन रहता है इन द अर्निंग मोड, और वो एक्सपेक्टेशन काफी बढ़ जाता है। फैमिली का एक्सपेक्टेशन बढ़ता है, फैमिली को भी लोगों का फोन आता है जब आप फेल होते हो। तो एक वो इमोशनली और मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है जब आप क्लियर नहीं होते, वो थोड़ा सा रहता है। वो हर एक स्टूडेंट की लाइफ में रहता है, लेकिन वो ही आपको फेस करना है और उसको आगे बढ़ना है, उससे फेस के आगे, उसी के आगे जी रहे। सर, आज हम देखते हैं कि बहुत लोगों के पास बैंक अकाउंट होता है, इनकम होता है, पर फिर भी कई लोग रिटर्न फाइल नहीं करते। तो लोगों को रिटर्न फाइल करना कितना जरूरी है? रिटर्न्स फाइलिंग इंडिया में कंपलसरी जब होता है, और लेट्स से अगर आप इंडिविजुअल है और आपकी एज 60 के नीचे है, और इन केस ऑफ 60 प्लस है, अगर 2.5 लाख और 3 लाख का अगर आपकी
ईयरली एनुअल इनकम है तो आपको रिटर्न फाइलिंग करना इंडिया में कंपलसरी है। लोगों के माइंड में एक मिथ्स है कि आप 5 लाख तक गवर्नमेंट ने अमाउंट बढ़ा दिया तो आपको फाइलिंग करना जरूरी नहीं, वो मिथ गलत है। आपकी अगर इनकम ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए क्रॉस हो रही है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है इंडिया में। जो लोग इनकम छुपा रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं, गवर्नमेंट लास्ट 5 इयर्स 7 इयर्स 9 इयर्स 9 साल हो चुके हैं मोदी गवर्नमेंट को। अगर आप नोट करेंगे, इधर इनकम टैक्स कलेक्शन देख लीजिए, आप जीएसटी कलेक्शन देख लीजिए, डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट देख लीजिए। आज हर एक एक छोटा से छोटा लेबर आदमी भी फोन में से जीपे करता है। 5 रुपए की चाय पिएगा तो भी जीपे करेगा, बराबर है। 2 रुपए की चॉकलेट लेगा तो भी जीपे कर रहा है। तो जैसे जैसे डिजिटल का इरा बढ़ रहा है तो जितने लोग हैं वो टैक्स के एम्बिट में कवर होते ही जा रहे हैं ऑटोमेटिक। आज आप या मैं या कोई भी देखेंगे तो कैश में वॉलेट कम कैरी करता है, फोन पहले लेगा विद जीपे या और एनी अदर ऑप्शन। तो जितना पेमेंट आपका बैंक से हो रहा है, जीपे मोड से हो रहा है, दैट मीन्स पेमेंट हो रहा है, मतलब पैसा कहीं ना कहीं से आया है। और पैसा आया है तो बैंक के पास रिकॉर्ड है, बैंक के पास रिकॉर्ड है, पेमेंट के रिकॉर्ड है। आज हर एक बैंक भी आपके ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स को। आप शेयर मार्केट में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं, स्पेसिफिक लिमिट का पेमेंट होता है तो वो डिटेल्स भी क्रेडिट कार्ड अथॉरिटी बैंक्स और इनकम टैक्स को रिपोर्ट करता है। आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन इधर इंडिया में इनकम टैक्स फाइल ही नहीं करते तो वो भी रिपोर्टिंग हो रही है। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, आप कोई बॉक्स कॉन्ट्रैक्ट नेचर पे काम कर रहे हैं, टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, लेकिन लोगों के माइंड में अजम्पशन है कि मेरा टैक्स तो कट रहा है तो मैं इनकम टैक्स क्यों फाइल करूं। जो टैक्स डिडक्ट हो रहा है वो एक अलग है, वो नॉर्म्स है डिडक्ट करने वाले के लिए, जिसके आप पास काम करो उसके लिए कंप्लायंस है। लेकिन आप आपका कंप्लायंस कर ही नहीं रहे हो इनकम टैक्स फाइल करना। आपको इनकम टैक्स फाइल करके आपका इनकम रिपोर्ट करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, आपका डिडक्ट कर रहा है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे लाइक काफी केसेस है सैलरीड के, जिनके माइंड में अजम्पशन रहता है कि हमारा तो टीडीएस एम्प्लॉयर ने काट दिया तो फिर मैं वापस क्यों इनकम टैक्स फाइल करूँ। तो वो इनकम टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल सोल पर्सन की रहती है। डिडक्शन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। काफी सारी केसेस में हम लोग ये नोट करते हैं कि आज के डेट में आप कार भी परचेस कीजिए तो भी इसके ऊपर टीसीएस है। आप फॉरेन स्टडी के लिए जाइए, फॉरेन को भी पेमेंट कीजिए, उस पर भी टीसीएस आ गया है। हर एक चीज में गवर्नमेंट का जो एम्बिट है वो बढ़ते जा रहा है और वो मोर एंड मोर ट्रांजेक्शन को उसके एम्बिट में कवर कर रहा है। जैसे जैसे मोर एंड मोर ट्रांजेक्शन एम्बिट में कवर होंगे तो टैक्स इनकम ऑफर का जो एम्बिट है वो भी बढ़ेगा। अगर आप अभी देखेंगे, आज ही की न्यूज आया, टैक्स कलेक्शन ऑफ ये जो टोल नाका पे टैक्स कलेक्शन है वो अराउंड 2013 में कुछ 4,000 करोड़ था, आज के डेट में 42,000 करोड़ है, बिकॉज ऑफ फास्ट टैग। आज का कुछ आया है, न्यूज आया हुआ ये एक है। तो ऐसे जैसे जैसे आप डिजिटल एरा में ट्रांसफॉर्म हो रहा है इंडिया, जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर का बेस है वो डेफिनेटली बढ़ने वाला ही है और बढ़ेगा। और इससे जो अपॉर्चुनिटी है फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, जो भी है टैक्स करने, उनके लिए भी निकलेगी और ज्यादा मौके आएंगे मार्केट में। सर, जिनका इनकम 5 लाख से ज्यादा है उन्हें तो टैक्स रिटर्न फाइल करना ही है, पर 5 लाख से कम वाले को भी टैक्स रिटर्न फाइल करना है। और यस, उसके फायदे क्या होते हैं? हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का बेनिफिट क्या है। सबसे पहले इनकम टैक्स अगर जैसे 2.5 लाख क्रॉस इनकम है उसके तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको फाइल करना है। अब बेनिफिट की बात करते हैं, बेनिफिट की बात करते हैं, लेट्स से आज जो रिटर्न फाइल करता है उसका अगर बच्चे फॉरेन में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वीजा एप्लीकेशन जब करते हैं तो उस पर इनकम टैक्स के आईटीआर पेरेंट्स की लगती है, फैमिली का नेटवर्क लगता है। नेटवर्क कब बनेगा, जब आप इनकम टैक्स फाइलिंग करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। एक तो नेटवर्क में इशू हेल्प होता है, ये आपका एज ए इनकम प्रूफ काउंट होता है। अगर आपको कोई लोन के लिए अप्लाई करना है, हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई करना है, आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो आपको इनकम टैक्स फाइल की जरूरत पड़ती है। अगर आपको एक्स कोई एक छोटे से अमाउंट, अगर आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, छोटा अमाउंट होगा तो इंश्योरेंस पॉलिसी आपको मिल जाती है। लेकिन एक बड़े अमाउंट की इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका प्रीमियम 2.5 लाख आता है,
3 लाख आता है, 4 लाख एनुअली आता है, तो वो सब केसेस पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न आप सबमिट करेंगे तो ही आपको कंपनीज आपको इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी इशू करती है। उसके अलावा वाला आपको ये जो इनकम टैक्स की जो फाइल है उससे आप ये एक इट इज एक जरिया है आपका इनकम रिफ्लेक्शन करने का। ये आपका कैपिटल डिक्लेयर करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सर कंपनीज को भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, तो ऑडिटिंग ऑफ कंपनीज कितना इम्पोर्टेंट है? ऑडिट ऑफ कंपनीज का कैप है सर मैडम। ऑडिट को हम लोग काफी सारे इंडिया में फॉर्म ऑफ एंटिटी है, जैसे एक इंडिविजुअल पर्सन है, जैसे मैं हूँ और जैसे आप है। अगर आप कोई फ्रेश बिजनेस स्टार्ट करते हैं, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से करते हैं, तो इंडिविजुअल के लिए अलग है, कोई दो जन मिलके करेंगे तो पार्टनरशिप कहलाता है, तो दो जन मिलके एक एलएलपी भी फॉर्म कर सकते हैं, दो जन मिलके एक प्राइवेट लिमिटेड भी फॉर्म होती है। लाइकवाइज अगर कोई बड़ी कंपनी है जिसमें नंबर ऑफ प्रमोटर्स ज्यादा है, तो उसमें लिस्टेड कंपनी के फॉर्म में भी कंपनीज रन होती है। ऑडिट का क्राइटेरिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए कंपलसरी स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना है, एलएलपी के लिए एक स्पेसिफिक टर्नओवर क्रॉस होता है तो उसके लिए एलएलपी के एक्ट का ऑडिट आता है। इसके साथ साथ लिस्टेड कंपनियों कंपलसरी ऑडिट है। फॉर इन केस ऑफ इंडिविजुअल आपका टर्नओवर, उसमें टर्नओवर का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से ऑडिट आता है। अगर आपका टर्नओवर अभी जो कैप है, अभी जो इंक्रीज हुआ है, मैं अभी फाइनेंशियल 20 to 23 के लिए बात कर रहा हूँ, अगर आपका 2 CR के अंदर है, स्पेसिफिक परसेंट ऑफ प्रॉफिट आप रखते हैं तो ऑडिट की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको 6% से नीचे प्रॉफिट रखेंगे तो आपको ऑडिट कराना है। अदरवाइज आपका 10 CR क्रॉस होता है इंडिविजुअल केस में, तो आपको ऑडिट का टैक्स ऑडिट का रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ में काफी सारी कंपनियां, जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती है, मिड साइज लेवल पे जाती है, ग्रो होती है, बड़े लेवल पे जाती है, आपको अलग अलग आपके आपके अकाउंट स्ट्रीम पे आपके जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसके ऊपर भी ऑडिट करना है, तो इंटरनल ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है, स्टॉक ऑडिट होता है, फिक्स एसेट ऑडिट होता है। आपका कोई पर्टिकुलर वेयर हाउस है या डिपार्टमेंट है, उसका एक्सपेंडिचर ऑडिट करना है, रेवेन्यू ऑडिट करना है, कुछ लीकेज तो नहीं है एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर में कोई लीकेज है या रेवेन्यू में कुछ लीकेज है, एक्सपेंडिचर ओवर एंड अबव है, वो सबके लिए एक्सपेंडिचर ऑडिट होता है, रेवेन्यू ऑडिट होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑडिट एज पर द रिक्वायरमेंट। फिर जैसे जैसे कंपनीज का स्ट्रक्चर बड़े होते जाता है तो सिस्टम ऑडिट्स भी आता है। तो सर्विस इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी कंपनीज को स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, तो जो कंपनी बीएससी में एनएससी में लिस्ट है उसके लिए सिस्टम ऑडिट्स का रिक्वायरमेंट आता है, आईटी ऑडिट्स आता है। उसके साथ में फॉरेंसिक आ गया, कुछ फ्रॉड है, कोई कंपनी में फ्रॉड है, कोई डिपार्टमेंटल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से डिपार्टमेंट का डायरेक्शन है कि फॉरेंसिक ऑडिट करना है, तो ऑडिटर हमारा अपॉइंटमेंट होता है, हम लोग फॉरेंसिक ऑडिट भी करते हैं केसेस में। सर 2017 में हमारे कंट्री में जीएसटी लागू हुआ और हर कंपनीज को, प्रोप्राइटर्स को भी जीएसटी नंबर होना चाहिए, तो उसके बारे में बताइए। जीएसटी नंबर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सबसे पहले मैं बात करूंगा। जब ईयर 2017 जब जीएसटी का इनिशिएशन हुआ था, वो टाइम पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो कंप्लायंस था वो काफी इजी था। जैसे जैसे ईयर बीतते गए, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर डाउन द लाइन, डिपार्टमेंट को आइडेंटिफाई हुआ कि जो रजिस्ट्रेशन हुए काफी सारे मार्केट में फेक रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का लॉस हुआ है। तो अभी एज ऑन डेट गवर्नमेंट ने जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया वो काफी स्ट्रिक्ट किया हुआ है। स्पेसिफिक एवरी डॉक्यूमेंट वो एकदम स्क्रूटनाइज करके, इन सम केसेस दे आल्सो फिजिकली विजिट भी कर रहे हैं बिफोर रजिस्ट्रेशन। आज के डेट में रजिस्ट्रेशन लेना, लेट्स से अगर महाराष्ट्र के स्टेट में अगर आपने 10 एप्लीकेशन की है महाराष्ट्र डिपार्टमेंट को जीएसटी के लिए, तो उसमें से 7 से 8 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही, उसमें से 2 एप्लीकेशन ही खाली अप्रूव हो रही, बाकी की 8 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं। और अभी तो और स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट आया है, तो उनको फिजिकली ऑफिसर को लगता है कि इस एप्लीकेशन में मुझे और कुछ चेक करना है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो वो फिजिकली विजिट भी करवा सकता है उसके इंस्पेक्टर के थ्रू। अब जीएसटी ये तो रजिस्ट्रेशन की बात हुई। अभी हम लोग कलेक्शन के लिए बोलते हैं, जैसे जैसे जीएसटी के लिए इनिशियली लोगों का कहना था, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के साइड से कहना था कि गुड्स एंड सिंपल टैक्स, लेकिन ये जो गुड्स एंड सिंपल टैक्स का जो वर्ड यूज हुआ, लेकिन ऐसा कुछ सिनारियो तो है नहीं। जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं, जो कॉम्प्लिकेशन है, जो कंप्लायंस के रिक्वायरमेंट है जीएसटी में, वो इंक्रीज हो रही है, कॉम्प्लिकेशन और बढ़ते जा रहे हैं।
नंबर ऑफ गवर्नमेंट का भी टारगेट रहता है कि रेवेन्यू को इंक्रीज करना है, तो वो अलग अलग मेथड से कलेक्शन कैसे बढ़े उसके ऊपर फोकस करके जो अलग अलग नॉर्म्स है उसको जो बेनिफिट पास ऑन होता है वो उसको रिड्यूस करते जा रही है। और गवर्नमेंट का भी टारगेट जो है कलेक्शन इंक्रीज करने पे, और गवर्नमेंट का टारगेट अभी कैसे करते जा रही है, वो ई इनवॉइस का सिस्टम लेके आए हैं लास्ट 2 साल से। तो उसका पहले कैपिंग था 50 CR का, 50 CR प्लस कंपनी को इनवॉइसिंग अप्लीकेबल है, उसको उन्होंने रिड्यूस कर करके अभी आज 5 करोड़ रुपए लेके आ गए। अभी आज और की न्यूज में कि नेक्स्ट ईयर से 1.5 CR प्लस टर्नओवर जिसका कंपनी का होगा उसको भी इनवॉइस कंपल्सरी। दैट मीन्स गवर्नमेंट का टारगेट नेक्स्ट ईयर से कि उनका टारगेट रहेगा 1.5 CR प्लस कंपनी को भी इनवॉइसिंग करना है। मतलब ये भी एक चैलेंजिंग रहेगा, लेट्स से कैसे होगा, वो भी डिफिकल्ट है बिकॉज ऑल टैक्स पेयर और स्मॉल बिजनेसमैन के लिए इतना इतना इजी नहीं है इनवॉइसिंग में जाना। तो लेट्स से देखते हैं कैसा होगा, ये थोड़ा ही चैलेंजिंग और डिफिकल्ट टास्क है इम्प्लीमेंट कर पाना। 31 जुलाई लास्ट डे है रिटर्न फाइलिंग का, और अगर हम लोग ने वो रिटर्न फाइल नहीं किया तो हमें पेनल्टी लगेगा, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। 31 जुलाई जो ड्यू डेट है, लास्ट 10 ईयर से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। बिफोर निर्मला सीतारमन एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, जितने भी 31 जुलाई के ड्यू डेट्स थे एवरी ईयर आइदर 1 मंथ एक्सटेंशन 2 मंथ एक्सटेंशन आ रहे थे। लेकिन लास्ट ईयर वॉज अ फर्स्ट ईयर जिसमें गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दिया ही नहीं। 31 जुलाई वॉज अ कट ऑफ डेट। उसके पहले के साल में आप कोई भी ईयर उठा के देख लीजिए, इधर 1 महीने का एक्सटेंशन है या 2 महीने का या 2.5 महीने का, अलग अलग एक्सटेंशन हो। तो एक्सटेंशन देने से होता क्या है, जो टैक्स पेयर है उनके माइंड में एक रिलैक्सेशन ऑफ माइंड क्रिएट होता है, फाइलिंग लेट होती है, टैक्स कलेक्शन लेट होता है। तो लास्ट 2 साल से निर्मला सीतारमन जी का इंटेंशन ये है कि उन्होंने लास्ट ईयर से 31 जुलाई को एक्सटेंड ही नहीं किया और उसको एकदम स्ट्रिक्ट 31 डेडलाइन कर दिया। बेनिफिट ये हुआ कि जो लेट फाइलर है उनको अगर फाइल करना है तो विद पेनल्टी करना रहेगा। आपका अगर इनकम फाइल है बिलो 5 लाख है तो 1000 की पेनल्टी है, अबाउ 5 लाख है तो 5000 की पेनल्टी। और एक और चीज, लास्ट ईयर से उन्होंने जो रिलेटेड रिटर्न्स भी फाइल होते हैं आफ्टर 31 जुलाई, आपके पास मौका रहता है फाइल करने का विद पेनल्टी, वो 31 मार्च तक रहता था। 31 जुलाई गया तो नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 31 जुलाई तक आप रिलेटेड रिटर्न विद लेट फीस कर सकते हैं। लेकिन लास्ट ईयर से उन्होंने उसको भी 31 मार्च से निकाल के 31 दिसंबर कर दिया। दैट मीन्स आपको अगर 5,000 रुपये भर के भी करना है तो 31 दिसंबर तक आपको फाइलिंग करके क्लोज करना है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हम सबको दी है, और सभी सीएस को सीए दिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद।